हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वही टॉपिक है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो जीन पियाजे की स्टेजेस हैं। आज 2 स्टेजेस कल हमने ख़त्म कर दी थी, आज बाकी की 2 स्टेजेस हम करेंगे। तो जो अब स्टेज आती है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, 11 to 7 ईयर्स। तो इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस, अब इसमें ये कैसे उससे अलग है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते थे, है ना। वो रीज़न कुछ का कुछ देते थे, ठीक है। किसी भी मैटर का रीज़न कुछ और होता था, मतलब वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, यहाँ लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। बच्चा बिल्कुल सही रीज़न देता है, मतलब यहाँ पे कुछ इलॉजिकल नहीं होता, सही रीज़न बच्चा देना जान जाता है। तो वो है लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में, ठीक है। अब क्या है क्लासिफिकेशन। अब देखिए, क्लासिफिकेशन प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी होता है, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ज़्यादा अच्छे से बच्चे क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए यहाँ एक फ़ोटो दिख रही होगी आपको, देखिए ये वाली फ़ोटो। इसमें बच्चों को एक टास्क दिया गया, जिसमें बोला गया कि ये जो इमेजेस हैं, यहाँ आपको कुछ इमेजेस दिख रही होंगी, कहीं रेक्टेंगल है, कहीं स्क्वायर है, कहीं ट्रायंगल है, सर्कल है, ये डिफरेंट टाइप की इमेजेस हैं। तो जब प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे से कहा गया कि इनको क्लासिफाई करो, यानी इन्हें कैटेगराइज करो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे कलर के बेस पे कैटेगराइज कर दिया। मतलब यहाँ पे ब्लू रख दिया, यहाँ रेड वाली इमेजेस रख दी, यहाँ येलो इमेजेस रख दी। तो उन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई किया। लेकिन यही सवाल जब पूछा गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे से, तो उसने क्लासिफाई किया इनकी शेप के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 4 साइड्स वाली इमेजेस थी, जैसे स्क्वायर था, जहाँ भी 4 साइड्स वाली इमेजेस थी उन्हें एक तरफ रखा। फिर जो 3 साइड्स वाली इमेजेस थी, जैसे ट्रायंगल हो गया, वो एक तरफ रखी उन्होंने, सर्कल को एक साइड रखा। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर किया, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन किया। तो बात ये है कि क्लासिफिकेशन बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी करता है, लेकिन बहुत अच्छे वे में जो क्लासिफिकेशन होता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। अब देखिए, अगला आता है सीरिएशन। देखिए, सीरिएशन क्या होता है। सीरिएशन का मतलब होता है या तो घटते हुए क्रम में लगाना या चीज़ों को बढ़ते हुए क्रम में लगाना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना किसी भी ऑब्जेक्ट को। देखिए, कंक्रीट का मतलब है एक तरह से किसी सामने पड़ी हुई चीज़ों के बारे में बच्चा थिंकिंग करता है। मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऐसी स्टेज है, इसमें बच्चा जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट है ना, मूर्त चीज़ें, मतलब जो प्रेजेंट हैं उसके सामने, उसके ऊपर वो थिंकिंग करेगा, उसके हिसाब से वो चीज़ों को क्लासिफाई करेगा, फिर सीरिएशन करेगा, यानी उसे सीरियल में लगाना एक तरीके से, ठीक है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। अब सीरिएशन भी बच्चा दोनों स्टेजेस में कर सकता है, लेकिन फ़र्क है। देखिए, जब प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होता है ना, तो वो 7 साल तक का बच्चा रहता है इसमें। तो वो बच्चे, तो थोड़ी ऑब्जेक्ट्स अगर होंगी इनके पास, थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट्स होंगी, तो ये आसानी से क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, में भी डिसेंडिंग में। लेकिन जब बहुत सारी ऑब्जेक्ट इन्हें दे दी जाती है, तब ये कंफ्यूज होते हैं, वो इनसे नहीं हो पाता। तो सीरिएशन कौन कर सकता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा बहुत अच्छे से करता है। इसके सामने कितनी आप ऑब्जेक्ट्स रख दो, ये आराम से उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगा सकता है, ठीक है। ये अंतर है। अब देखिए, अगला आता है डीसेंट्रेशन। अब देखिए, डीसेंट्रेशन क्या है। देखिए, सेंट्रेशन का मतलब होता है केंद्र। वहाँ मैंने प्री ऑपरेशनल स्टेज में बताया था कि बच्चे के अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन होती है। लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण की कमी, या वो पियाजे वाला एक्सपेरिमेंट याद हो
जो ग्लास लेके किया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, वही एक्सपेरिमेंट कराया था, तो वही मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो बच्चा वहाँ सिर्फ हाइट देख रहा था कि हाइट ज़्यादा है तो इस पे पानी ज़्यादा है, मतलब सोल्यूशन ज़्यादा है। लेकिन वो होता है सेंट्रेशन, मतलब एक ही पहलू पे वो नज़र कर रहा है, बाकी उसने विड्थ छोड़ दी, सिर्फ हाइट देखी। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा यहाँ पे हर पहलू पे नज़र रखता है, मतलब वो हर पहलू को देखता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हाइट ही देखे, इस स्टेज में आके बच्चा हाइट भी देखेगा, विड्थ भी देखेगा, उस हिसाब से आंसर करेगा। वहाँ तो सिर्फ हाइट देख के उसने आंसर कर दिया, यानी कि उसने सिर्फ एक पहलू को देखा, तो वो था सेंट्रेशन। जब एक पहलू को देखे तो वो होता है सेंट्रेशन। लेकिन जब हर पहलू पे नज़र करे तो वो होता है डीसेंट्रेशन। ठीक है, डीसेंट्रेशन। और एक पहलू पे नज़र करे तो वो होता है सेंट्रेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए, रिवर्सिबिलिटी यहाँ डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जीन पियाजे ने अपने बच्चे से कहा कि तुम स्कूल चले जाओ फिर घर वापस आ जाना, तो वो स्कूल जाने का रास्ता उसको पता था, बट उसे घर वापस आने का रास्ता नहीं पता था। तो ये क्या है, ये चीज़ क्या हुई, ये इरिवर्सिबिलिटी हुई कि वो रिवर्स नहीं कर पा रहा चीज़ों को। लेकिन इस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ऐसा नहीं होता, बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। वो जैसे स्कूल जा रहा था वो वापस भी घर आ सकता है, उसको इतनी समझ उसके अंदर आ जाती है, इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ है ट्रांजिटिविटी। अब देखिए एक टर्म और आती है इसमें, वो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है, अब देखिए फॉर एग्जांपल पियाजे ने एक इक्वेशन दी कि A इज़ ग्रेटर दैन B एंड B इज़ ग्रेटर दैन C, तो व्हाट अबाउट A एंड C, मतलब कि A अगर B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो A और C में क्या रिलेशन होगा। उसने एक सिचुएशन बच्चे के सामने दी, तो बच्चे इस स्टेज के बच्चे ने इस क्वेश्चन को भी, मतलब इस इक्वेशन को भी ऑब्जेक्ट के माध्यम से सॉल्व किया। कैसे, देखिए ये उसने 3 पेंसिल ली जिनकी हाइट अलग अलग थी। सपोज करो ये एक A है और ये है B। ठीक है, ये A है, ये B है, तो A जो है वो B से बड़ा है, A B से बड़ा है। उसके बाद इसने इसको रख दिया, फिर B और C को कंपेयर किया, यानी कि B बड़ा है C से, ये B था तो ये C से भी बड़ा है। तो फिर इसने A और C में कंपेयर किया कि A और C इनमें क्या रिलेशन है, तो यानी कि A ऑब्वियसली बड़ा है, जब A B से भी बड़ा है और B C से बड़ा है तो सबसे बड़ा A हो गया, तो इसका मतलब A जो है वो C से भी बड़ा होगा। तो बच्चे ने इस तरीके से उसे पेंसिल का यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तब पियाजे समझ गया कि ये जो स्टेज है ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसलिए इसका नाम रख दिया कि सामने प्रेजेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए बच्चे थिंकिंग डेवलप हो रही है बच्चे की, और वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्टेज पे। अब हमारी स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 11 वर्ष से लेके और फिर ऊपर तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, इसमें बड़े बूढ़े सब आ गए। तो जो ये सबसे पहला पॉइंट है ये है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, वयस्क अहम केंद्रिता। तो देखिए जैसे मैंने आपको ईगोसेंट्रिज्म बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कि बच्चा अपने आप को सेंटर में मान के सोचता है कि सब मतलब मेरे जैसा, मतलब जैसा मैं हूँ, मतलब बच्चा अपने आप को सेंटर में रख के ये सोचता है कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है। लेकिन यहाँ पे जो ये एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म है ये थोड़ा सा अलग है। ये कैसे अलग है आप समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे 2 दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं, और वो दोनों जाते हैं कोचिंग में पढ़ने। अब वो कोचिंग से वापस आ रहे होते हैं तो उसमें से एक कहता है कि यार आज तूने ना एक उल्टा स्वेटर पहन रखा है, आज तू गलती से शायद उल्टा स्वेटर पहन के आ गया। तो जिसे वो कहता है तो वो उसे इतना बुरा लग जाता है, वो इतना एम्बैरस फील करता है कि मतलब इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि वो कहता है कि अच्छा मेरे बारे में तो लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे और मैं ये उल्टा स्वेटर कैसे पहन के आ गया। मतलब उसे बहुत ज़्यादा वो
और ज़्यादा थिंकिंग करने लगता है, और वो इमेजनरी थिंकिंग होती है सारी। तो फिर उसका दोस्त उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी अभी ऑब्ज़र्व किया है, हाँ वहाँ पे किसी का इतना ध्यान नहीं गया होगा और इतना पता भी नहीं चल रहा, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसी जो थिंकिंग होती है ना कि बच्चा ये सोचता है खुद को कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अब जैसे एक बच्चा है, वो 17-18 साल का है, वो जाता है पार्टी में जाता है, तो वो देखता है 2 लोग हंस रहे हैं, दूर खड़े होके 2 लोग हंस रहे हैं, तो उसे ये लगने लगता है कि कहीं ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे, ये मेरे ऊपर तो नहीं हंस रहे, कहीं मेरा हेयर स्टाइल तो ख़राब नहीं है, मेरा ड्रेस तो ख़राब नहीं है। मतलब इस तरीके की थिंकिंग उनके अंदर होती है। वो ये सोचते हैं कि ये जो आसपास मेरे लोग हैं ना, ये मेरे बारे में ही सब कुछ सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा वो सेंटर में रखता है कि मतलब ये सोचता है कि अगर कहीं भी वो जा रहा है ना, वो यही सोचेगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग मेरे बारे में ही कुछ मतलब चाहे भले ही वो अपनी बात कर रहे हों, लेकिन उसको यही लगता है कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे लोग कहीं भी जाएंगे तो बहुत टिप टॉप होके, अपने बाल वाल ठीक करके, कि हम 2-3 बार शीशा देखेंगे तब निकलेंगे। तो इस टाइप की जो हैबिट होती है ना, इस टाइप की आदत को ईगो सेंट्रिज्म, एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म कहा गया है। शायद आप लोग भी इस स्टेज से गुजरे हों और आपने भी ये सब किया हो, तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो इस टाइप का जो भी मतलब अगर क्वालिटी है वो एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म है, ठीक है। अब देखिए हाइपोथेटिकल रीजनिंग क्या है। ये ऐसी रीजनिंग है जिसमें अगर कोई इवेंट हुआ, कहीं कुछ घटना हो गई और आपके उस पर बहुत सारे विचार हैं, जैसे कहीं आग लग गई सपोज करो, तो आप कहोगे यार शायद किसी ने, तो आपके क्या विचार रहेंगे, जानबूझकर आग लगाई है। आप कह सकते हो शायद गैस लीक हो रही होगी। आप ये भी सोच सकते हो कि शायद किसी केमिकल की वजह से आग लग गई है। तो आपके बहुत सारे रीज़न होंगे उसे लेकर। तो इस टाइप की जो रीजनिंग होती है ना, वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है। जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम हुआ और बहुत बड़े लेवल पे वो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 90% बच्चे फेल हैं, सिर्फ 10% बच्चे पास हैं। तो आप क्या रीज़न दोगे? हो सकता है एग्ज़ाम टफ हो सकता है कि कोचिंग कहीं गलत जगह से ली हो सकता है कि उसने स्टडी मटेरियल उसके पास अच्छा ना रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी और आप एक ही घटना के इतने सारे रीज़न दोगे, ठीक है। तो इस टाइप की जो रीजनिंग होती है वो होती है हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही डेवलप होती है। अब देखिए डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग क्या है। देखिए डिडक्टिव का मतलब है, एक होता है इंडक्टिव, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इंट्रोड्यूस करा दूँ। एक होता है इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड वो होता है, अक्सर इसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर टॉपिक पे जाते हैं। जैसे मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है तो पहले मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे दूंगी, उसके बाद मैं टॉपिक पे आऊँगी। वो तो हो गया इंडक्टिव कि एग्जाम्पल से आप आ रहे हो अपने टॉपिक पर। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग किस तरह की होती है? डिडक्टिव रीजनिंग में पहले टॉपिक बताया जाता है। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पहले लेक्चर में पहले मेंशन कर देती हूँ कि आज स्टेजेस होंगी, तो स्टेजेस का मैंने आपको टॉपिक बता दिया ना, उसके बाद मैं आपको वो सब चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो वो हो गया डिडक्टिव। तो इस तरीके की जो थिंकिंग होती है, पहले टॉपिक बता दिया उसके बाद फिर सब चीज़ें, ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब आगे देखिए, एक बार है ये थिंकिंग यहाँ पे पूरी ऑलमोस्ट डेवलप हो जाती है, हर तरीके की थिंकिंग बच्चा कर लेता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत हद तक हो चुका होता है, एक अच्छे लेवल तक हो चुका होता है। जीन पियाजे बताते ना कि स्टेजेस यानी कि एज के साथ डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ थिंकिंग ऑलमोस्ट डेवलप हो जाती है बच्चे की। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहीं आएगी। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो थिंकिंग है जहाँ बच्चे के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो सोच विचार कर रहा है, यानी कि वो कहीं इमेजिनेशन कर रहा है, दूर कहीं चीज़ है और उसे वो इमेजिन करते हुए वो क्या कर रहा है? थिंकिंग कर रहा है। तो इस टाइप की थिंकिंग को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, वहाँ नाम है ही नहीं, वहाँ सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग होती है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि कहाँ डेवलप होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये इस तरीके की जो थिंकिंग होती है, बच्चे इमेजिनेशन करते हैं, चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं, ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं और उसके बारे में फिर खो जाते हैं, सोचते सोचते रहते हैं। तो इस स्टेज के बच्चे ऐसा करते हैं। अब देखो, एक होती है हाइपोथेटिको डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग। अब ये क्या है? देखो, हाइपोथेटिकल मैंने आपको बताया, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि एक ही चीज़ के बहुत सारे रीज़न देना, और डिडक्टिव मतलब कि पहले एक टॉपिक है, उसके बाद फिर सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन, जैसे मैं यहाँ लेक्चर दे रही हूँ, ये एक डिडक्टिव मेथड है। तो ऐसी ही जो थिंकिंग होती है। अब इस टाइप की थिंकिंग किन लोगों में मिलती है? देखिए, ये ज़्यादातर ये बहुत ही हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले पर्सन के अंदर ये देखने को मिलती है। अब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर्सन कैसे होते हैं? जैसे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट या जीनियस आप कह सकते हो, उनके अंदर ऐसी थिंकिंग होती है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से ये एक्सप्लेन करूँगी। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब ऊपर से गिरा। उन्होंने क्या सोचा कि ये सेब इधर उधर भी जा सकता था, उड़ भी सकता था, ये नीचे ही क्यों आया? तो तब उन्होंने आइडिया लगाया कि अच्छा, इसका मतलब जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसका मतलब अर्थ जो है, यानी कि जो पृथ्वी है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहा गया, यानी कि ग्रेविटेशन कहा गया। ठीक है, कि मतलब हर चीज़ जो अर्थ है वो अपने तरफ हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। ये इनका हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस मतलब इसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने ये मान लिया था कि ऐसा होता है। ऐसा मानने के बाद इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की, अपने लॉज दिए और बहुत कुछ किया जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। साइंस इस टाइप की थिंकिंग किन लोगों के बीच, किन लोगों की रहेगी? तो इस टाइप की थिंकिंग मेनली बहुत ही हाई IQ वाले पर्सन के अंदर रहती है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में।